हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूजीसी नेट एग्जाम, टीसीटी एग्जाम, पीसीटी एग्जाम। इसके अलावा राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए। तो ये आपका काफी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी जो प्रस्तावना है, जो कि संविधान की आत्मा भी आपकी कही जाती है, वहाँ पे कितने प्रकार का आपका जस्टिस दिखता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिखती है, कितने प्रकार की आपकी समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। ऑर्डर वाइज आपको बताना है, यानी क्रमबद्ध तरीके से। तो यहाँ पे आपको जब हम बात करते हैं न्याय की, तो 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। फिर आता है आपका स्वतंत्रता, यानी जो स्वतंत्रता है वो आपका 5 प्रकार की है। विचार, यानी जो थॉट है आपका, उस थॉट को एक्सप्रेस करना, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आती है धर्म, फिर आती है उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसके टाइप है आपके 5। और जो न्याय का विचार है वो हमने सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका लिया है। फिर आता है समानता, तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व यानी भाईचारा, जो कि केवल 1 प्रकार का है, उसका उल्लेख। सबसे पहले आता है न्याय, जो कि 3 प्रकार का है, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर भ्रातृत्व। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं आगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत की जो नागरिकता है वो कितने प्रकार से आपकी, कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो उसके है 5 तरीके। तो जब हम बात करते हैं आपके नागरिकता की, तो वो आपका पार्ट 2 में आता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक उसका उल्लेख आपका किया गया है। और ये एक ऐसा प्रोविजन था जो कि आपका 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, उसी दिन से आपका लागू हो चुका है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, तो वो है आपकी बाय बर्थ, यानी जन्म से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके बाद आता है डिसेंट, यानी वंश से। फिर तीसरा आता है आपका पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर चौथा आता है आपका जो नेचुरलाइजेशन है उसके द्वारा। एंड 5वां है आपका, अगर इंडिया ने किसी अन्य देश की जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई किया, तो तब भी आप इंडिया के सिटीजन। तो 5 प्रकार की से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका व्यवसाय के द्वारा आपका नहीं आएगा। तो नागरिकता से संबंधित जितने भी आपके कानून है, जितने भी लॉ है, वो आपका केंद्र सरकार बनाते हैं, यानी आपकी संसद बनाती है। और ये आपका संघ सूची का विषय है, जिसपे कि आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत ये आता है, केंद्र के अंतर्गत। तो ये पहला संशोधन था जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 जिसे कहा गया है। आपको पता होगा कि 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया था। और यहाँ पे जो 3 देश है आपका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो 6 जो कम्युनिटी है उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने की बात कही थी कि वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यानी यहाँ पे। फिर मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुए, तो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जब आपका 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, तो उस समय इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और ये आपका 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन, जहाँ पे आपका भाग 9 जो कि पंचायत राज से संबंधित है, और आपका अनुच्छेद 243 से ए से 243 ओ आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा अनुसूची 11 जोड़ी गई थी और इसमें आपका 29 विषय है। वैसे ही अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है वहां पे भी 9A में इसका प्रोविजन आपका किया गया था।
और यहाँ पे आपका 18 विषय जोड़े गए थे, अनुसूची 12 आपकी जोड़ी गई थी। तो ये पीवी नरसिम्हा राव उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी की अगर बात करें तो वहाँ पे इन्होंने जो LM सिंघवी समिति थी उसकी सिफारिश पे एक संशोधन लाया था, जो कि पहली बार लाया गया था पंचायतों को आपका संविधान में शामिल करने के लिए, उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए, लेकिन वो आपका राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है, लोकसभा में पास हो जाता है। उसका नाम था आपका 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, जो कि LM सिंघवी समिति की सिफारिश पे लाया गया था। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जातिवाद नहीं अपितु जाति का राजनीतिकरण हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन है किसका? रजनी कोठारी का। तो रजनी कोठारी आप सभी को पता होगा कि एक प्रसिद्ध राजनीतिक थिंकर है, एक विचारक है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया करके। तो उसमें वो बताती है कि वर्तमान समय में जाति का राजनीतिकरण हो गया है, क्योंकि आपकी जो राजनीति है वो आपका जाति के आधार पे होती है। तो यहाँ पे इनका ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। फिर आता है जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो जॉन ऑस्टिन का जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसको आपका मोनेस्टिक थ्योरी आपका कहा जाता है, यानी एकलवादी या कानूनी संप्रभुता। तो इन्होंने अपनी बुक आपका लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस जो कि 1832 में लिखी, उन्होंने उसमें संप्रभुता का विचार दिया, बोला कि ये अविभाज्य है, निरंकुश और सर्वोच्च सत्ता के रूप में इन्होंने इसको मतलब परिभाषित किया था। फिर आता है लोकप्रिय संप्रभुता, जो कि आपका रूसो से संबंधित है। बहुलवादी, जो कि बहुत सारे थिंकर है इससे संबंधित, जैसे लास्की हो गए, इसके अलावा आपका रॉबर्ट डेहल हो गया और अन्य थिंकर जितने भी है। तो जो बहुलवादी जो संप्रभुता का विचार है वो आपका अगेंस्ट आया था, किसके विरोध में आया था? एकलवादी संप्रभुता। फिर आता है स्वतंत्रता का अर्थ पूंजीवाद को बनाए रखना है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से पूंजीवाद ने ही राजाओं की निरंकुश शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए थे। तो ये कथन है किसका? मिल्टन फ्रीडमैन का, जो कि एक उदारवादी विचारक है, यानी नव उदारवाद से संबंधित है, और शिकागो स्कूल से भी ये आपकी बिलोंग करती है। काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनकी प्रसिद्ध बुक भी आपकी पूछी जाती है। तो ये इनका फिर आता है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या है? तो धर्म को राजनीति से मिलाता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है, सामंतीय शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो जब हम बात करते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो राजा है वो इस धरती पे ईश्वर का प्रतिनिधि है, और राजा की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य आपका माना जाता है। तो धर्म को राजनीति से आपका मिलाता है कौन? जो राज्य का दैवीय सिद्धांत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन है किसका? सीले का। सीले के बारे में आपने बहुत सारे कथन पढ़े होंगे, सीले के जैसे डेमोक्रेसी पे है इनके बहुत सारे कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्वरूप है आपका भारत में गणतंत्र है, यानी यहाँ जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष आपका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो वो आपकी गणतंत्रीय व्यवस्था है, वहाँ पे वंशानुगत तरीके से आपका नहीं होता है। फिर आपका संघीय है, तो यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था भी है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी मंत्रिमंडलीय सिस्टम जिसको आप संसदीय व्यवस्था कहते हैं वो है। फिर आता है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में जब हम बात करते हैं राज्यों की संख्या, तो वो है आपकी कितनी? 12। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि आपकी राजनीति विज्ञान से संबंधित है, कि शासन कला पे लिखी गई है। और यहाँ पे कौटिल्य ने जो 60 गुण्य नीति, इसके अलावा मंडल सिद्धांत, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है, जो कि आपका विदेश नीति इन सब से संबंधित है। फिर मूव करते हैं आगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? लोकतंत्र और तानाशाही का दार्शनिक जनक की जब हम बात करते हैं तो वो है रूसो। तो रूसो को लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का आपका दार्शनिक जनक माना जाता है।
फिर है पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पंचायती राज से संबंधित जो कमेटी है सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, और इसी की जो सिफारिश थी उसके आधार पे आपका 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली बार आपका पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ होता है। उस समय इसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर आपका दर्जा नहीं मिला था, तो काफी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस दिया गया प्रॉपर आर्टिकल के रूप में। एंड यहाँ पे पंचायती राज का शुभारंभ आपका यहीं पे हुआ था सबसे पहली बार इंडिया में। अगर बात करें तो वो थी बलवंत राय मेहता की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था। फिर आता है अशोक मेहता समिति, ये जनता पार्टी गवर्नमेंट लाई थी और यहाँ पे द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी। फिर है जीवीके राव समिति, तो जीवीके राव समिति आती है 1985 में। फिर आती है एलएन सिंघवी समिति 1986 में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले आएगा आपका 3 के बाद 4 के बाद आपका 1 एंड 1 के बाद 2। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के बारे में आपका 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो आपका 64 अनुच्छेद 64 में आपका आता है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो कौन जो पेटिशन, प्रेयर, इन सब की विरोध की आलोचना करने का आरोप लगाता है? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक एस्टिमिस्ट थिंकर थे, यानी एक उग्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, जिनका मानना था कि भारत की आजादी आपको मतलब प्रार्थना करके, याचना करके, विरोध करके नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी छीनने से, यानी वो आपका अधिकार है। अगर आप प्यार से नहीं देते हैं तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। और इनके साथ लाल बाल पाल भी थे, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल बिपिन चंद्र पाल। फिर आते हैं श्री औरोबिंदो, तो ये आपके बहुत सारे लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करते थे, तो इनका मानना था कि आजादी आपको ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट आपके लॉ मिनिस्टर, तो वो थे आपके जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो ये आपका दल बदल से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे 1985 में जोड़ी गई थी 52वां संवैधानिक संशोधन और 10वीं अनुसूची के द्वारा। इस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय जो पार्टियां होती थी, उसके जो लोग होते थे, बार बार आपका एक दिन में 2-3 पार्टी आपका बदल देते थे, तो इस कारण से उन्होंने दल बदल कानून बनाया, जिसको की बाद में खुद मतलब बहुत स्टैंडर्ड भी किया गया। फिर मूव करते आगे, नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्य विधानसभाओं का। तो इनमें से कौन सा जो इलेक्शन है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है? वो है स्थानीय निकायों का चुनाव, जो कि आपका कौन कराता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं, जिसका प्रोविजन है 243 के में आपका किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यदि मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ हुआ कि उसे नहीं दी गई। तो यदि मनुष्य को कहीं भी आपका भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका अर्थ है कि उसको आपकी नागरिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सभी राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं, किसका कथन है? तो ये कथन है इटली के जो आपका एक तानाशाह थे, जिनका नाम था मुसोलिनी, तो जो कि एक सर्वाधिकारवादी नेता के तौर पे इनको जाना जाता है। इन्होंने कहा कि सब कुछ ही राज्य है, राज्य के बाहर भी कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कोई नहीं है, तो ये राज्य को काफी फोकस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा
अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार है, जैसे कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संशोधि से संबंधित जो भी विधेयक है वो आपका राज्यसभा में सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस जब हम बात करते हैं तो IAS, IPS, IFS, इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो भी सबसे पहले आपका राज्यसभा में ही उसका प्रस्ताव आता है। तो 2 राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में, जब वो अहमदनगर जेल में थे उस दौरान उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और यहाँ पे इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक का जो संघर्ष रहा उसके बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है पंडित नेहरू की। फिर आता है संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। तो संघीय व्यवस्था में संतुलन चक्र माना जाता है किसको, न्यायपालिका को। तो ये जुडिशरी को माना जाता है। फिर आता है भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान कराने का अधिकार निहित है। तो जब हम बात करते हैं पूरी तरह से क्षमादान देने का जो अधिकार है वो है किसको, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल केवल आपका जो आपकी क्षमा को कम कर सकता है लेकिन पूरी तरह से आपका क्षमादान नहीं प्रदान कर सकता है। इसके अलावा मार्शल कोर्ट द्वारा जो सजा का प्रावधान है वो भी आपका राष्ट्रपति को है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है आपका तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, सर्वोच्च प्रमुख कहा जाता है। और यहाँ पे मृत्युदंड के संबंध में अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका उपयोग की मंत्री परिषद की सलाह पे आपका किया जाता है। एंड नेक्स्ट है किसने यह विचार दिया कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए आपका बना रहता है। तो राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, शुभ जीवन के लिए बना रहता है, ये विचार है किसका, अरस्तू का। फिर है किसने यह तर्क दिया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है। तो ये प्रसिद्ध कथन है जॉन रॉल्स का। तो ये आपका कई बार पूछा गया है कि किसने बोला कि जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो आपका जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है उसका पहला मेरिट है, यानी उनका पहला गुण है। तो ये है जॉन रॉल्स का। तो जॉन रॉल्स की बहुत सारी पुस्तक है, जैसे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत दिया है, 1971 में उन्होंने वो पुस्तक लिखी है। 26वां प्रश्न है आपका भारत के संविधान की समवर्ती सूची में समाविष्ट है। तो जब हम बात करते हैं समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में आपका बहुत सारे विषय आपके बाद में डाले गए थे, 5 विषय जो कि राज्य सूची में थे पहले। तो यहाँ पे नागरिकता पे तो केवल केंद्र कानून बना सकता है, तो ये इसको संघ सूची के अंतर्गत हम रखते हैं। अंतरराज्यीय जो नदियों से संबंधित जो विवाद है वो भी। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, तो यहाँ पे आपका श्रमिक संघ वाला इसमें नहीं आएगा। तो ये आपका समवर्ती सूची में आता है। तो ये नागरिकता भी नहीं हो सकता, अंतरराज्यीय नदियां भी नहीं हो सकता, अखिल भारतीय सेवाएं भी आपका नहीं हो सकता। संपत्ति और परिवार के साम्यवाद से कौन संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं प्लेटो संबंधित है संपत्ति और परिवार के साम्यवाद से। तो वो कहते हैं कि जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है उनके पास आपकी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर संपत्ति उनके पास होगी तो वो आपका हर कार्य अपने संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए करते रहेंगे। वो उनके लिए पूरा देश परिवार उनकी संपत्ति है, उनका परिवार है पूरा देश। फिर आता है समानता का अधिकार। तो ये आपका 14 से 18 तक, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक, स्वतंत्रता आपकी 19 से 22 तक, एंड संस्कृति और शिक्षा संबंधी होगा आपका 29 से 30 तक। तो यहाँ पे आपका पहले का हुआ 2, फिर दूसरे का 1। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन आनुपातिक न्याय की अवधारणा से संबंधित है। तो जब हम बात करते हैं आनुपातिक न्याय की, तो कौन बोलता है कि जिस अनुपात में जिसका समाज में योगदान है उसी अनुपात में उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए। ये है आपका एरिस्टोटल का प्रसिद्ध कथन। इसके अलावा एरिस्टोटल बोलते हैं कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने ये विचार दिया। फिर है बेंथम के अनुसार सुख तथा दुख में अंतर है। तो सुख और दुख में बेंथम के अनुसार किसका अंतर है। तो वो है आपका मात्रा का अंतर। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य निम्न में कौन से नहीं था।
तो आप सभी को पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 3 सदस्य था, जिसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन से थे? फजल अली थे, एच.एन. कुंजरू थे, के.एम. पन्नीकर थे, तो बी.पी. मेनन इसमें नहीं थे, तो इसमें ये होगा बी.पी. मेनन इसमें नहीं थे, तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो आप सभी जानते हैं अंतरराज्यीय परिषद जो कि आपका अनुच्छेद 263 पे आती है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है और 1990 में इसका बनाया गया था। इसका जो प्रावधान है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो ये प्रसिद्ध कथन है किसका? हीगल का, जो कि विश्व आत्मा का विचार भी इन्होंने दिया है। बोलते हैं कि राज्य इस धरा पे आपका ईश्वर का, स्वयं ईश्वर विराजमान है राज्य के रूप में, राजा के रूप में। फिर है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। तो जॉन लॉक मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जब आपका मैन था, ह्यूमन था, तो वो एक विवेकशील और तार्किक प्राणी था। और कौन मानता है कि स्वार्थी मनुष्य था? तो ये हॉब्स का विचार है। इसके अलावा एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, नोबेल सीबेस का विचार दिया है किसने? रूसो ने। तो यहाँ पे इनका ये प्रसिद्ध कथन है। ये तीनों विचारक आपके किससे रिलेटेड है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन तो काफी पुराना है। तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार वर्तमान समय में नहीं है, बदल गए, सम्राट करके कुछ है। फिर आपका राजस्थान के ये भी नहीं है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 2021 का है। फिर आपका विधान परिषदों की संरचना से संबंधित प्रावधान जो है किससे रिलेटेड है? तो वो है आपका 171। फिर है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का गठन 1940 के कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। तो ये आपका जो संविधान सभा का गठन करने के लिए इम्पोर्टेंट एक प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि भारत 1940 में आता है। फिर है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। फिर है, भारतीय संविधान की विशेषता है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता क्या है? अंशतः कठोर है और अंशतः आपका लचीला है। फिर है आपका कि निम्न में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो जब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा विधेयक है जिसके लिए आपके दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है? तो वो है संविधान संशोधन विधेयक। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो कि आपका जिसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और ये आपका राज्यों में विधानसभाओं में पारित नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक केवल जो केंद्र सरकार है वो आपका संशोधन ला सकती है, राज्य सरकार नहीं। फिर आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे आपको शरीर प्रस्तुत करना होता है 24 घंटे के भीतर। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, तो यहाँ पे प्रतिषेध। फिर आपका अधिकार बीजा किस अधिकार से? तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3 एंड आपका ई का हो गया 1। तो योर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में कैसी व्यवस्था है। तो यूएस की बात करते हैं। दल तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोनों दल हमेशा मतलब 2 ही दल हमेशा आपका पावर में आते रहते हैं, कभी रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेटिक। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल है, कभी आपकी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी गठबंधन की सरकार। इसके अलावा फ्रांस में भी आपकी बहुदलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी आपकी द्विदलीय है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये किसका प्रसिद्ध कथन है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये कथन है बारकर का, इनका ये प्रसिद्ध कथन है। फिर आता है आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को आपका उनके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? कैग की जब हम बात करते हैं 148 आर्टिकल में इनका प्रावधान है।
जो कि आपका सेंटर और राज्य के जितने भी वो होते हैं उनका मतलब ऑडिट करते हैं। एंड यहाँ पे इनको वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आपके जज को हटाया जाता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं, लेकिन इनको मतलब उनपे काफी बाद में आपका राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, जबकि संसद में उनके खिलाफ जो भी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम वैसे ही। फिर किसने बोला कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है? तो ये लेनिन का प्रसिद्ध कथन था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की हाईएस्ट स्टेज है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये आपका यूएनओ की सबसे पुरानी एजेंसी आपकी मानी जाती है। इसका गठन 1919 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। फिर यहाँ पे 1946 में ये यूएन की स्पेशल एजेंसी बनती है आपका 10 जून 1946 को। फिर आपका इसको नोबेल प्राइज दिया जाता है 1969 में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग आपका कौन सा है? आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर है किसे फांसीवादी महिमा मंडल करते हैं? तो इन्होंने हमेशा फांसीवादी जो विचारक है उन्होंने किसको महिमा मंडित किया हमेशा? तो वो करते थे हिंसा, युद्ध और नेता को, जनता पे उनका कोई फोकस नहीं रहता था। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? आपका केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है, केंद्र तथा राज्य समकक्ष होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों सर्वोच्च होते हैं। तो यहाँ पे केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, केंद्र पे ही डिपेंड करता है कि वो जो स्थानीय स्वशासन है उनको पावर देगा कि नहीं, इस तरह से। तो सत्ता का केवल एकमात्र केंद्र होता है, वो है सेंटर। फिर है आपको मिलान करना है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो ये आपका किससे संबंधित है? जॉन लॉक से संबंधित है। कानूनी का सिद्धांत जब हम बात करते हैं, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत तो हीगल से संबंधित है। इन्होंने आपका जो राजनीति विज्ञान है उसको आपका उससे मतलब अधिकार उससे पढ़ा था। फिर आता है आपका कानूनी जॉन ऑस्टिन हो गए एंड ऐतिहासिक एडमंड बर्ग हो गए और हीगल जो कि आदर्शवादी विचारक है। तो यहाँ पे आपका एक का हो गया आपका 2 और 2 का 3 और सी का आपका 4 एंड डी का 1। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लोकतंत्र का नहीं है। यहाँ पे कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, इसका सिद्धांत नहीं है। तो विधि का शासन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, बहुमत का शासन है, असमानता आपका लोकतंत्र में नहीं होती है। फिर आता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है। तो डीपीएसपी और आपके फंडामेंटल राइट दोनों महत्वपूर्ण है। ये किस बात में आपका कहा गया था? तो ये मिनर्वा मिल्स जो केस है आपका उसमें कहा गया है, मिनर्वा मिल्स बनाम वर्सेस भारत संघ। फिर आता है कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की है? तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी या फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी या स्टेट एंड रेवोल्यूशन। तो कार्ल मार्क्स की इसमें से प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी? आपकी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जिसकी रचना उन्होंने कब की है? 1847 में, जिसको कि गरीबी का दर्शन भी कहा जाता है। एंड ये पुस्तक उन्होंने पीजे प्रधान जो कि अराजकतावादी विचारक है उनके खिलाफ लिखी थी। उनकी पुस्तक थी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी करके। तो इनके खिलाफ कार्ल मार्क्स ने ये पुस्तक लिखी थी और यहाँ पे इनका था दर्शन और गरीबी करके, और इन्होंने बोला कि गरीबी का दर्शन शास्त्र। फिर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये जोसेफ शुम्पीटर की पुस्तक है। फिर आता है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, तो ये लेनिन की पुस्तक है। फिर केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, तो इसके वेटेज जो वोटिंग है, जो बोलते हैं कि केवल शिक्षित लोगों को ही, आपके एजुकेटेड पीपल को ही मताधिकार मिलना चाहिए, वो जेएस मिल है। जनहित याचिकाओं का कानूनी अधिकार क्या है? तो जनहित याचिकाओं का कानूनी अधिकार आपका क्या माना जाता है? तो वो है आपका न्यायिक निर्णय। तो भारत में अगर बात करें कि जनहित याचिका, जो कि आपका इसके जनक कहे जाते हैं पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर, तो इन्होंने आपका जो जनहित याचिकाओं की बात की थी।
फिर आता है संसद की लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। जो लोक लेखा समिति है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। टोटल में आपके 22, तो इसमें 22 टोटल सदस्य होते हैं। जब हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति की, एस्टीमेट समिति की, तो उसमें आपके कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं जो कि केवल लोकसभा से होते हैं। इसके अलावा एक और कमेटी आती है जिसका नाम है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, यानी सार्वजनिक उपक्रम कमेटी। उसमें भी सेम होते हैं आपके 22 और 7, यानी 15 आपके लोकसभा से और आपके 7 राज्यसभा से। तो इस तरह से। फिर राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये विचार किसका था, तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये विचार था किसका, व्यक्तिवादियों का। इन्होंने बोला कि राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है। अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यानी ये पूरी तरह से राज्य को समाप्त करना चाहते थे। मार्क्सवादी बोलते हैं कि राज्य वर्ग संघर्ष का कारण है। इस तरह से इन्होंने अपने अपने विचार दिए। न्याय शक्तिशाली का हित है, तो ये प्राचीन यूनान के एक विचारक थे जिनका नाम था आपका थैसीमैकस। इन्होंने बोला कि न्याय जो है शक्तिशाली का हित है। फिर आता है आपका इनको सुमेलित करना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कैट 148 में आता है और 280 में आपका वित्त आयोग आता है और संघ लोक सेवा आयोग आपका 315 में। तो यहाँ पे आपका लोकसभा का आर्टिकल आपका जो कि आपका 168 में आपका नहीं आता है। फिर आता है उच्चतम न्यायालय का गठन किस तिथि में हुआ था, तो हुआ था आपका 28 जनवरी 1950 को। फिर आता है लोकपाल की नियुक्ति किसकी संस्तुति पे की गई थी, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने आपका लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आपके बताए थे 1966 में। तो इन्होंने ही सिफारिश की थी कि लोकपाल जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध होगा, लोकायुक्त जो कि राज्यों में आपका होगा, इसकी सिफारिश की थी। संथानम कमेटी जो कि आपकी भ्रष्टाचार से ही संबंधित थी, संथानम कमेटी जिसको सीवीसी और इनकी स्थापना होती है जिनकी सिफारिश पे। फिर आता है ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन, केसी वेयर, एप्लवी, आइवर जेनिंग्स। तो जब हम बात करते हैं केसी वेयर की, तो इन्होंने बोला था कि इंडिया जो है आपका कैसा है, अर्धसंघीय है, यानी क्वासी फेडरल है। इसके अलावा आपका एप्लवी का विचार है अत्यंत संघीय है, और जॉन ऑस्टिन सहयोगात्मक संघवाद, और आइवर जेनिंग्स केंद्रीकरण की मूल मजबूत प्रवृत्ति। तो ए का होगा आपका 3, बी का 1, सी का आपका 2 एंड डी का 4। तो ये